लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरभाग त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक नए लेक्चर की बात करेंगे। और आज लेक्चर है हमारा फ्लावर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बहुत सावधानी वाली बात समझ लीजिए कि जिस बच्चे को ये क्लास समझ में आएगी उसको ही आगे फैमिली समझ में आएंगी, क्योंकि वहां पर जब फ्लावरिंग कैरेक्टर पढ़ाए जाते हैं तो उस बच्चे को बिल्कुल नहीं सब फैमिली समझ में आती जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज के लेक्चर की ओर चलते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा द फ्लावर यानी पुष्प। आज हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? पुष्प की। सबसे पहले हम आज ये समझेंगे यहां पर कि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर किसे कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। इट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम विद नोड एंड internode, leaves at node or modified into flower leaves. A typical flower has 4 different kinds of oral or floral leaves. अब इस बात को समझने वाली बात को रटो मत, रटने से सब्जेक्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या बात की गई? पहली बात यहां पर की गई कि फ्लावर ऑर्नामेंटल नहीं है, फ्लावर कोई सजावटी कार्य नहीं है। किसी भी पौधे में जो फ्लावर है वो किसके लिए है? वो उसका एक प्रजनन अंग है। किसी भी पौधे में पाया जाने वाला पुष्प उसका प्रजनन अंग होता है। दूसरी बात यहां पर लिखी थी कि इसके द्वारा किसी भी आवृतबीजी पौधे में लैंगिक जनन को पूरा किया जाता है। दूसरी बात समझ लें हिंदी में। पहली बात क्या बताई कि क्या है? तो फ्लावर एक बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और दूसरी बात, इसके द्वारा किसी भी आवृतबीजी पौधे में लैंगिक जनन को पूरा किया जाता है। अब दूसरी बात यहां पर जो मेन है वो समझने वाली ये है कि जैसे बेटा क्या होता है कि अभी तक किसी भी, जैसे अपना ये स्टेम है और स्टेम में इस प्रकार से ऐसे लीफ लगती चली जाती। सडनली क्या होता है कि जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर हो जाने के बाद उसके अगले पार्ट पर इस प्रकार से यहां पर ऐसे एक फ्लावर बन जाता है, ऐसे। इट इज मॉडिफाइड स्टेम विद नोड एंड इंटरनोड। ये वाली बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए फ्लावर में जैसे कि आप देखते हो, ये जैसे एक ये रचना आपको दिख रही, इसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। और इस फ्लोरल एक्सिस पर इस प्रकार से यहां पर भी ये नोड होती है और ये बीच में ये इंटरनोड होती है, ये इंटरनोड होती है। इसी नोड और इंटरनोड पर इस प्रकार से ऐसे इसके इस प्रकार से इस पर ये इसके फ्लोरल पार्ट ऐसे लगे होते हैं। समझ गए? अब सर ऐसा तो नहीं दिखता है भाई, ये सब कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद फ्लावर आपको दिखाई देता है, लेकिन जितने भी ओरल होते हैं उस पर जितने भी पुष्प के भाग लगे होते हैं वो सब नोड और इंटरनोड पर ही लगे होते हैं। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट थी कि लीव्स एट नोड आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल लीव्स। ये जो आप देख रहे हो ना, कभी यहां पर पत्तियां लगी होती थी, आज वो पुष्प के विभिन्न भाग कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के रूप में मॉडिफाइड हो गए। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि कोई भी जो एक टिपिकल फ्लावर होता है, किसी भी टिपिकल फ्लावर की अगर बात करें, दे आर अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलर एंड ऑफ द
stalk on pedensil called thalamus or receptacle. These are calyx, corolla, androcium and gynoecium. किसी भी पुष्प का जो निचला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इसे हम कहते हैं पेडेंसिल। हिंदी में बेटा इसको कहा जाता है पुष्पाक्ष। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है थैलमस, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। फिर इसके बाद यहां पर जो ये सेपल लिखा हुआ है, दरअसल ये कैलेक्स है, या इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसी को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। फिर इसके बाद बेटा लिखा हुआ ये पेटल्स। पेटल्स को हम लोग कहते हैं कोरोला या अंतः दलपुंज। अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि करोला और पेटल में क्या अंतर होता है, ये बात की जाएगी। इसके अलावा यहां पर ये एंथर लिखा हुआ है, इसको कई जगह पर स्टेमेन भी लिखा मिलेगा, यानी पुमंग और पुंकेसर। इसी तरह ये स्टाइल, ओवरी, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब पार्ट हैं गाइनोसियम के, अर्थात मादा प्रजनन अंग के पार्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर के बात जो समझ में आई, दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। पुष्प में सबसे नीचे एक ये डंठल जैसी रचना होती है, इसको हम स्टाल्क कहते हैं। ये स्टाल्क है, और इस स्टाल्क का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं थैलमस। ये थैलमस हो गया, यानी पुष्पासन हो गया। इस पुष्पासन पर जो पहला चक्र लगा होता है, ये पहला चक्र आप देख रहे हो, ये होता है कैलेक्स। ये कैलेक्स है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं करोला। ये हो गया कोरोला। फिर इसके बाद बेटा इस पर ये लगे होते हैं इस तरीके से, ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं इसको? एंड्रोसियम। और सबसे लास्ट में अगर बात करें तो यहां पर ये इस तरीके से, ये इसका चौथा चक्र है, इसे हम कहते हैं गाइनोसियम। यानी कोई भी फ्लावर, एक कंप्लीट फ्लावर 4 फ्लोरल लीफ से मिलकर के बना होता है, और वो चारों की चारों फ्लोरल लीफ्स जो होती हैं वो थैलमस पर, पुष्पासन पर, पुष्प का आसन, पुष्पासन, जिस पर सभी पंखुड़ियां आसीन हो, वो पुष्पासन। और पुष्पासन स्टाल का ऊपरी हिस्सा होता है। क्लियर हो गई? तो किसी भी फ्लावर में 4 चक्र हैं। कैलेक्स नंबर 1। दूसरे की बात करें अगर तो करोला नंबर 2, नंबर 3 एंड्रोसियम, और नंबर 4 गाइनोसियम। तो ये 4 चक्र यहां पर आप देख रहे हैं। दीज आर कैलेक्स। यहां पर ध्यान दीजिए, दीज आर कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्लियर हो गई कि किसी भी पौधे में पाया जाने वाला पुष्प उसका प्रजनन अंग है। इसके द्वारा पुष्प क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। कल जहां तक पत्तियां निकल रही थी वहां पर अब पुष्प बन गया है। पुष्प में भी नोड, इंटरनोड पाए जाते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर में स्टाल्क होता है, उसका ऊपरी सिरा फूला हुआ थैलमस या पुष्पासन कहलाता है। उस पुष्पासन पर 4 चक्र लगे होते हैं। फर्स्ट सर्किल को हम कहते हैं कैलेक्स या बाह्य दलपुंज, सेकंड को करोला या अंतः दलपुंज, तीसरा एंड्रोसियम या नर प्रजनन अंग, चौथा गाइनोसियम या मादा प्रजनन अंग पाया जाता है।
तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ. इनिशियली वी नो दैट अबाउट द फ्लावर. यहां पर भी आप देख सकते हो वही सारी चीजें यहां पे दिखाई गई. ये आप क्या देख रहे हो, ये स्टेम है, ये रिसेप्टिकल, ओवरी, सेपल्स, स्टाइल, पेटल्स. यहां पर भी हम देख रहे हैं रिसेप्टिकल्स, ओव्यूल, यानी इस तरीके से कोई भी फ्लावर आपको दिखाई देगा. यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए बेटा, ये चीज तो आपको दिख रही, ये क्या है इसका, ये इसका गाइनोसियम है. और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये इसके एंड्रोसियम है. ठीक है. और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये इसके कोरोला है. और ये जो हरे वाले आपको दिख रहे हैं ये इसके क्या है, कैलेक्स है. तो इस तरीके से इस डायग्राम के द्वारा आपको विजुअलाइज किया गया है. चलिए बात करें अगले पॉइंट की. कैलेक्स एंड करोला एसेसरी ऑर्गन, नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स. एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. देखो यहां पर जो बात समझने वाली वो ये है कि कुल मिलाकर के 4 चक्र थे. पहला क्या है, पहला यहां पर आप देख रहे हो कि पहला चक्र जो कहलाता है वो कहलाता है कैलेक्स. दूसरा कहलाता है करोला. ये दोनों ही प्रजनन में भाग नहीं लेते, अर्थात ये प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं होते. कैलेक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन, ये सहायक अंग हैं लेकिन ये प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दूसरी अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे था एंड्रोसियम. ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. यह नर प्रजनन अंग है बच्चों, अर्थात जनन के लिए आवश्यक है. प्रजनन तभी होगा जब नर और मादा दोनों प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाएंगे. और चौथे की अगर बात करें यहां पर हम, तो चौथा सर्किल होता है गाइनोसियम. गाइनोसियम मादा प्रजनन अंग है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो इस तरीके से अगर हम किसी फ्लावर को देखेंगे तो किसी भी फ्लावर में 2 जो ऑर्गन है यहां पर जो हम देख रहे हैं कि कैलेक्स और करोला, ये क्या है, ये सहायक अंग है. जबकि गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम इज द नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन. विदाउट गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम नो रिप्रोडक्शन. क्योंकि एंड्रोसियम मेल है और गाइनोसियम फीमेल है, इनका प्रजनन में कोई पार्ट नहीं होता है. अर्थात ये क्या है, ये सहायक हैं या एसेसरी अंग के रूप में जाने जाते हैं. चलिए यहां पर बात करते हैं. इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलेक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ. कभी कभी क्या होता है कुछ पौधों में, इन फ्यू प्लांट्स, सभी जगह नहीं, कहां पे, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जैसे लिली में क्या होता है बेटा, लिली में खास बात ये होती कि अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे कलर्ड दिख रहा है आपको, इस तरीके से कलर्ड दिख रहा है. देखो जो डायग्राम मैं बना रहा हूं उसको देखो ध्यान से, यहां पर इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और इसको जब नीचे से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा. कैसे दिख रहा है, जैसे ये कैलेक्स है, लेकिन ऊपर से देखो तो कैसे दिख रहा है, नीचे से देखने पे कैसे दिख रहा है, कैलेक्स की तरह दिख रहा है. और ऊपर से देखने पर ये कैसा दिख रहा है, कोरोला की तरह दिख रहा है. कहने का मतलब बोथ आर फ्यूज टुगेदर. कभी कभी ये दोनों एक साथ आपस में फ्यूज होते हैं, जैसे लिली में. ऐसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ना कैलेक्स कहेंगे ना करोला कहेंगे. फिर इसको सर क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ. क्या बोलेंगे इसको,
पेरियंथ। कुछ पौधों में जैसे लिली वगैरह में क्या होता है कि कैलेक्स और करोला एक साथ आपस में फ्यूज होते हैं। इधर से देखो तो करोला जैसा दिख रहा है, इधर से देखो तो कैलेक्स दिख रहा है, यानी कुल पंखुड़ियां 3 हैं, 4 के बजाय 3। कैलेक्स और करोला एक ही में जुड़ गए। ऐसी रचना को हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। और इसकी इकाई को बोला जाता है टेपल। इसकी इकाई को क्या बोलेंगे बेटा? टेपल बोलते हैं। अब बेटा यहां पर देखो, अगर हम फ्लावर की सेक्सुअलिटी को देखें तो यहां पर सेक्सुअलिटी की अगर बात करोगे तो सेक्सुअलिटी के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अभी क्या बताया मैंने? अभी मैंने बताया कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। किसी भी आवृतबीजी पुष्प में पाए जाने वाली पुंकेसर और जायांग उसके जनन अंग होते हैं। अब अगर किसी फ्लावर में केवल इन दोनों में से एक ही है, मान लीजिए या तो एंड्रोसियम है या गाइनोसियम है, तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे एक लिंगी। और अगर दोनों पाए जा रहे हैं, एक ही फ्लावर में दोनों पाए जा रहे हैं जैसे कि अभी तक बने, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे यहां पर बाइसेक्सुअल बोलेंगे इसको। समझ गए पूरी बात को? इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ऐसे देख लेते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अब देखो इसके बाद अ फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमेन्स और कार्पेल्स कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यहां पर जो स्टेमेन की बात की जा रही है, स्टेमेन बेटा क्या है? स्टेमेन बेटा ये यही एंड्रोसियम है। स्टेमेन को हम बोल रहे हैं यहां पर एंड्रोसियम। स्टेमेन एंड्रोसियम की इकाई होती है। इसी प्रकार यहां पर जो कार्पल शब्द का प्रयोग किया गया, कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल्स होती। तो अगर स्टेमेन एंड यानी एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंस इन सेम फ्लावर, अभी इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। और अगर केवल एक फ्लावर में एक ही है इन दोनों में से, तो क्या बोलेंगे? तब इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? तब इसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। क्या बोलेंगे इसको? एक लिंगी पुष्प। ठीक है। और अगर ऊपर वाली कंडीशन यानी दोनों पाए जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, हिंदी में भी पूरी बात को समझा दिया गया। अब देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक यहां पर क्वेश्चन ध्यान दें। विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट? स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। तो सीधी सी बात है कि क्या आंसर इसका होगा? इसका सही आंसर है फ्लावर। अब क्यों फ्लावर इसका सही आंसर है? क्योंकि स्टेम क्या करता है? अपने ऊपर कंसीव करता है पत्तियों को, ब्रांच को, फ्लावर को। ठीक है। रूट क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट जनरली नहीं करता है, करता है कुछ जगह लेकिन जनरली नहीं करता है। लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन से। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। चलिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, वो क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? सेपल्स, गाइनोसियम, और यहां पर लिखा हुआ है स्टिपुल और कैलेक्स। देखिए सेपल्स, स्टिपुल और कैलेक्स, यहां पर सेपल और कैलेक्स दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि कैलेक्स की यूनिट को, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, इसकी यूनिट को सेपल कहा जाता है। स्टिपुल आपको बताया था कि लीफ के एक्सिस में जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती, इनको हम लोग स्टिपुल कहते हैं, इसको बोला जाता है स्टिपुल। ठीक है, तो स्टिपुल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। गाइनोसियम क्या है? ये क्या है? फीमेल
ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर हो गया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है दिस फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्या बोलेंगे इसको? बाइसेक्सुअल, या इसको बेटा बोलते हैं द्विलिंगी, इसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। क्लियर हो गई बात पूरी। चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे। टॉपिक यहां पर हम करेंगे चेंज। अब देखो यहां पर एक बात की गई सिमेट्री ऑफ फ्लावर। पहले तो मतलब समझिए कि सिमेट्री होता क्या है। हिंदी इसकी लिखी होती पुष्प की सममिति। अब हिंदी बता देने से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है ये समझो पहले। किसी पुष्पांग पर, एक बार हिंदी जरूर देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। किसी पुष्पांग पर, सॉरी, किसी पुष्प पर पुष्पांगों के लगने की व्यवस्था को पुष्प की सममिति कहते हैं। देखो हिंदी बताने का केवल एक ही कारण रहता है, ये मदर टंग है हमारी और हमें जल्दी से समझ में आती, और कोई मतलब नहीं है। आप सबको अंग्रेजी भी आती, मुझे पता है। कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर है क्या दर्शक, ध्यान दीजिए। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, ये तो बात की बात होगी। पहले हमें यह समझना था कि पुष्प की सममिति होती क्या है। व्हाट इज सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, हाउ टू अरेंज फ्लोरेट्स और द फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलमस। अलग अलग पौधों में पुष्पासन पर पुष्प पत्तियों के लगने की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। हाउ टू अरेंज फ्लोरल लीव्स ऑन थैलमस। तो ये जो अरेंजमेंट है इसकी स्टडी कहलाती है सिमेट्री। क्लियर हुआ, समझ पाए? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ किसी पुष्प पर पुष्पांगों के लगने की व्यवस्था को पुष्प की सममित कहते हैं। अब बात आती है कि सिमेट्री कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। तो सभी प्रकार के जितने भी पुष्प हैं इनमें सिमेट्री दो प्रकार की होती है। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल या इरेगुलर। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो एक्टिनोमॉर्फिक शब्द का प्रयोग किया गया, एक तो ये, दूसरा बात किया गया जाइगोमॉर्फिक ये, और तीसरा एसिमेट्रिकल या इरेगुलर, है ना। तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। एक्टिनोमॉर्फिक को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या सममिति। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या सममित, या इसको हम लोग रेडियल सिमेट्री, कई बार इसको हम लोग अरी, इसको क्या बोलते हैं? अरीय सममित भी कहते हैं। बाइलेटरल, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम बात करेंगे कि इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते, देखो यहां पर देख लो, कुल सिमेट्री तीन प्रकार की। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, एक है एक्टिनोमॉर्फिक। जो एक्टिनोमॉर्फिक है इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या सममित, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री, इसी को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, इसी को अरीय सममिति कहते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन करते समय इनमें से किसी भी टर्म का यूज हो सकता है। अब अगर बात करोगे यहां पर हम बात करते हैं किसकी, नंबर 2 जो था हमारे पास, नंबर 2 था जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरे नंबर पे था जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को ही हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर हो गया। और इन दोनों को हिंदी में कहते हैं एक व्यास सममित। क्लियर हो गई। और इरेगुलर का मतलब असममित। तो पूरी बात आपको क्लियर हो गई कि जो सिमेट्री है, ये सिमेट्री हमेशा कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिकल या इरेगुलर। तीनों की हिंदी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती क्या है। द फ्लावर व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाईवेज इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। इसको भी देखो जरा, इसको जरा बोर्ड पे जरूर देखिएगा, बिना इसके मजा नहीं आने वाला आपको। यहां पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं हम यहां पर मान लेते हैं कि जैसे ये कोई फ्लावर बना है, इस तरीके से ये कोई फ्लावर बना है, ऐसे बुक में बना रहता है ना, ऐसे, ये देखिए ऐसे बना हुआ है। अब इस फ्लावर को आपको लग रहा है कि फ्लावर नहीं, चलो फ्लावर की तरह बना देते हैं। ये दरअसल जो डायग्राम होता है, ये किसी भी फ्लावर का टीएस कटा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फ्लावर होता है ये किसी का टीएस कटा होता है। अब किसी फ्लावर को अगर किसी भी स्थान से काटने पर, यदि ये देखो यहां से काटो तो 2 बराबर भाग बन गए, फिर यहां से काटो तो 2 बराबर भाग बन गए, यहां से काटो तो भी, यहां से काटो, कहीं से भी काटो, यदि किसी भी स्थान से काटने पर वो 2 से अधिक बराबर भागों में बट जाता है, तो ऐसे पुष्प की सममिति जो कहलाती है वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। यही चीज यहां पर नोट्स में लिखी हुई है। देखो नोट्स भी पढ़ते चला करो, एनसीईआरटी की लाइनें होती बेटा इसमें। हाँ जी, क्या लिखा, द फ्लावर व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाईवेज इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। किसी भी पुष्प को किसी भी स्थान से काटने पर यदि वो 2 से अधिक बराबर भागों में बट जाता है, तो इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी इस पुष्प की रेडियल सिमेट्री है। चलिए अब बात करते हैं कि ये पाया कहां जाता है, सबसे खास बात। तो ये कहां पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन द मस्टर्ड, धतूरा और चिली। मस्टर्ड, धतूरा और चिली एक्टिनोमॉर्फिक। मस्टर्ड, धतूरा और चिली एक्टिनोमॉर्फिक, ये हमेशा ध्यान रखो। यहां पर जो बेसिक पॉइंट है वो यही पूछा जाएगा कि मस्टर्ड, धतूरा और चिली क्या है, ये है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर हो गया। धतूरा जानते हो, चिली मिर्च होती है, और मस्टर्ड क्या है, सरसों है। मस्टर्ड को क्या बोलेंगे, सरसों बोलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। यहां पर हम देख रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाईवेज ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। यानी जब किसी पुष्प को किसी एक स्थान से काटने पर यदि वो केवल 2 बराबर भागों में ही बट पाए, देखो यहां पर देखो आप, केवल 2 बराबर भागों में ही बट पाए, 2 से अधिक बराबर भागों में ना बटे। जबकि पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में यह था कि जब हम किसी भी पुष्प को कहीं से भी काट रहे थे तो वो 2 से अधिक बराबर भागों में बट रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर केवल 1 बराबर भागों में ही बट रहा है। इसको जरा दूसरी तरीके से देखिए, अगर मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो कैसे बताता बेटा इस तरीके से, जैसे ये कोई यहां पर, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब बेटा जैसे यहां पर ये कोई
इस तरीके से कोई ये फ्लावर है, इस तरीके से ऐसा मटर में पाया जाता है, पेपेलियोनेसियस। अब इस तरीके से मान लीजिए ये कोई फ्लावर है। अब ये फ्लावर केवल, देख रहे हो, इसको दो से अधिक बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो, केवल ये ऐसे एक बार ही बराबर भाग में बटेगा, दोबारा नहीं बटेगा ही नहीं। तो जब किसी फ्लावर को केवल एक बार ही दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो ऐसे पुष्प की जो सममित होती है वो कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। क्या कहलाती बेटा? तो वो कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। क्लियर हो गया। और ये कहां पाई जाएगी? ये कहां पाई जाएगी? मटर में पाई जाएगी और गुलमोहर में पाई जाएगी। मटर में पाई जाएगी, गुलमोहर में पाई जाएगी। तो मटर गुलमोहर क्या है? जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। और दूसरी तरफ अभी मैंने क्या बताया था, देखो कि मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरी तरफ कंफ्यूजन खत्म करो तो पी और गुलमोहर क्या है? जाइगोमॉर्फिक है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये उसी के एग्जाम्पल और थे, यहां पर बीन है, कैसिया है, ये सब के सब क्या है? ये भी बेटा यहां पर क्या है? ये सब के सब क्या है? जाइगोमॉर्फिक। ये कैसे हैं? जाइगोमॉर्फिक। यहां भी देखो आप कि केवल ये एक बार ही दो बराबर भागों में बांटे जा सकते। वही चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था ना कि ऐसे बनाया था ऐसे, और फिर ये देखो ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे थोड़ी देर पहले, वही चीज ये है। अब बात करें यहां पर हम लोग एसिमेट्रिकल इरेगुलर की। A flower which cannot be divided into two similar halves by any vertical plant passing through the center। अगर किसी पुष्प को किसी भी स्थान से काटने पर यदि वह बराबर नहीं बट रहा है, किसी भी जगह से बराबर नहीं बट रहा है, इसका मतलब वो क्या है? उसमें सिमेट्री असिमेट्रिकल है, उसकी सिमेट्री इरेगुलर है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? कैना। क्या लिखा हुआ है? कैना। तो क्लियर हो गई। क्वेश्चन जो आएगा वो एग्जाम्पल पर ही आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। एसिमेट्रिकल कैना है। और अगर हम जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो बीन कैसिया के साथ साथ क्या था? पी और गुलमोहर था। अब अगर हम बात करें किसकी? जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक की, तो मस्टर्ड, धतूरा और चिली। तो इस तरीके से मस्टर्ड, धतूरा और चिली एक्टिनोमॉर्फिक, फिर इसके बाद पी गुलमोहर, कैसिया और बीन जाइगोमॉर्फिक। कैना की अगर बात करें तो कैना कैसा है? इरेगुलर। चलिए अब बात करते हैं आगे की। यहां पर हम बात करते हैं मेरोसिटी की। मेरोसिटी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट इन ईच ओरल ऑफ ए प्लांट स्ट्रक्चर। कहना क्या चाह रहा? जैसे अभी क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि किसी भी थैलमस पर 4 चक्र होते हैं और प्रत्येक चक्र पर भी पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। तो मेरोसिटी का मतलब यह है यहां पर कि स्टडी अबाउट द हाउ मेनी नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंस इन द थैलमस। किसी पुष्पासन पर बाह्य दलपुंज और अंतःदलपुंज की संख्या कितनी है, इसके अध्ययन को हम यहां पर बोलेंगे मेरोसिटी। क्लियर हुई? दूसरी लाइन हमारी क्या कह रही? अ फ्लावर में ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लावर अपेंडेज। Trimerous, tetramerous and pentamerous are the floral appendages which are in multiples 3, 4 और 5 receptacles। देखो यहां रिस्पेक्टिवली, यहां पर आप इसके बजाय इस चीज को देखें। अब देखो यहां पर क्या है? 1, 2 और 3 पंखुड़ियां अगर है तो ट्राइमेरस। 1, 2, 3, 4 पंखुड़ियां हैं किसी में तो टेट्रामेरस। 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5। अगर किसी कैलेक्स या करोला की संख्या जितनी है उसी के आगे मेरस लगा देते हैं। 3 पंखुड़ी ट्राइमेरस, 4 पंखुड़ी टेट्रामेरस, 5 पंखुड़ी पेंटामेरस। तो मेरोसिटी क्या मतलब था कि किसी थैलमस पर किसी भी चक्र में यानी कैलेक्स और करोला की संख्या कितनी? 3 होगी तो ट्राइमेरस, 4 होगी तो टेट्रामेरस, 5 होगी तो पेंटामेरस। क्लियर हुआ? चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक भी बड़ा मजेदार है।
इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्लावर विथ ब्रैक्ट फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडेंसिल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट आर कॉल्ड इब्रैक्टिएट। देखो इसको समझो, इसको नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। इसको समझना यह है कि मान लेते हैं बेटा यहां पर कि एक ये स्टेम है ऐसे, और इस स्टेम से एक ये ऐसे आदत बच्चों पड़ी है मार्कर से पढ़ाने की, है ना। और मामला ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला है ये कर देता है लोचा। चलो ये मान लेते कि यहां से एक ये फ्लावर निकला, ऐसे निकला, ऐसे फ्लावर निकला। इस फ्लावर के एक्सिस पर ध्यान देना, डायग्राम से ही आएगा, इसके इस जगह एक्सिस पर ऐसी अगर दो पंखुड़ी जैसी रचनाएं लगी हैं, इन रचनाओं को हम कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट, या इसे कहते हैं सहपत्र। तो कई बार तो ऐसा लगा होगा और कई बार क्या होगा कि एकदम प्लेन फ्लावर होगा। अब जैसे दो फ्लावर आपको दिखाए जा रहे हैं ऐसे, यहां पर ये वाली पंखुड़ी यानी ब्रैक्ट नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर ये सहपत्र पाए जा रहे हैं, फ्लावर के एक्सिस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो ये वाला जो फ्लावर है इसको क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट लगा है ना, सहपत्र, तो इसे कहते हैं हम सहपत्री। इसे क्या बोलेंगे? सहपत्री, या इसे बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जब आप फ्लोरल फार्मूला लिख रहे होंगे ना तो इसको BR से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? BR से। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ब्रैक्ट एब्सेंट है, यहां पर ब्रैक्ट एब्सेंट है कि नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे इब्रैक्टिएट। क्या लिखेंगे इसको? इब्रैक्टिएट लिखेंगे। और इसे किससे डिनोट करेंगे? इसे डिनोट करेंगे EBR से, इसे डिनोट करेंगे EBR से। क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, थोड़ा बड़ा करते हैं, based on the position of calyx, corolla and androecium on the thalamus is in respect of the ovary. The flower are described as hypogynous, perigynous और epigynous। इसका मतलब ये है कि किसी भी, देखो चार चक्र हैं, कितने चार चक्र हैं? नीचे से चलो तो कैलेक्स, दूसरे नंबर करोला, तीसरे नंबर पर क्या? एंड्रोसियम, चौथे नंबर पर गाइनोसियम। गाइनोसियम को बेस मान करके अन्य पुष्पांग किस प्रकार से लगे हैं, इसको बेसिस मान करके जब फ्लावर की स्टडी की गई तो पूरे एंजियोस्पर्म में 3 प्रकार के फ्लावर थे। पहला हाइपोगाइनस, अधोवर्ती, पेरीगाइनस। देखो भाई हिंदी गड़बड़ है, यहां पर अंग्रेजी में ही समझो। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं। अब देखो इसको मैं बताता हूं कि इसमें क्या मतलब है इसका। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस का मतलब क्या है, अब जो मैं समझा दूं वो समझ लेना और यहां पर सीधे एग्जाम्पल याद करना। देखो जैसे नंबर 1 हाइपोगाइनस की बात हो रही, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी ऐसे ये ओवरी लगी है, सपोज करो ये ओवरी लगी, इसके नीचे से बाकी सारे ऑर्गन लगे, जैसे कैलेक्स इसके नीचे से लगा, करोला, कैलेक्स भी इसके नीचे से लगा ऐसे। और ये देखो ये जो है ये जो एंड्रोसियम है ये भी इसी के नीचे से निकले, यहां पे भी देख लो सारी चीजें इस गाइनोसियम के नीचे से निकली, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसको यहां पर क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस बोलेंगे। सारे के सारे जो फ्लोरेट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे फ्लोरेट्स कहां से? इसके नीचे से निकले, यहां से निकले, इस जगह से निकले। तो यहां पर ओवरी क्या है? ओवरी सबसे सुपर हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस ही सुपीरियर ओवरी होता है और इसको डिनोट करेंगे G पर ऐसे नीचे डैश लगाकर।
यहाँ पर डैश क्या है, यहाँ पर ये डैश क्या है, ये पुष्प के अंग है, और जी क्या है, गायनोसियम है। क्लियर हो गया। तो जब सभी पुष्पांग ओवरी के नीचे से निकले हो तो इसे कहते हैं हम हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कहाँ होगा, मस्टर्ड और चाइना रोज में। कहाँ होगा बेटा, मस्टर्ड और चाइना रोज में होगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में आप देखो, ये फिगर देखिए पेरीगाइनस का, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये देख रहे हो कि गायनोसियम के बराबर से ये इसके सारे के सारे फ्लोरेट्स लगे हैं। ये देखो गायनोसियम के बराबर से ही इसके सारे के सारे ये कैलेक्स, ये कैलेक्स, ये देख रहे हो कैलेक्स, और ये गायनोसियम अंदर घुसा हुआ है यहाँ पे। गायनोसियम कहाँ पे, इसके अंदर बेटा, यहाँ पे घुसा हुआ है इस जगह पे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे घुसा हुआ दिख रहा है। यानी पेरीगाइनस का मतलब ये होता है कि द गायनोसियम इज सिचुएटेड जस्ट पैरेलल टू द किसके, किसके, गायनोसियम के बराबर से लगा। क्लियर हुआ। पाम, रोज, पीच, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाम, रोज और पीच। हाई पेरीगाइनस समझ गए। अब इपीगाइनस देखो, इपीगाइनस में क्या हो रहा है कि सारे के सारे जितने भी फ्लोरेट्स हैं, ये आप देख लो, ये गायनोसियम कहाँ पे, ये गायनोसियम है, ये गायनोसियम है। इस गायनोसियम के ऊपर से ये देखो, ये एंड्रोसियम लगे, ऊपर से लगे, कैलेक्स कहाँ लगे, ऊपर लगे, और ये करोला आप देख रहे हो, ये भी कहाँ लगे हैं, ये भी ऊपर लगे। तो बेटा ये यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जब गायनोसियम के सारी चीजें ऊपर लगी तो ईपी का मतलब क्या है, ऊपर गायनोसियम, तो इपीगाइनस। क्लियर हुआ। इपीगाइनस में सारे के सारे फ्लोरेट्स गायनोसियम के ऊपर से लगे होते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, अमरूद, खीरा, और जो सूरजमुखी होता है उसमें पाए जाने वाले रे फ्लोरेट इपीगाइनस कंडीशन में ही लगे होते हैं। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर यहीं पर ब्रेक करेगा, और अगले यानी कल फिर हम आपको मिलेंगे डीटीपी के साथ, और जब इसका मॉर्फोलॉजी का अगला लेक्चर होगा तो उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, पता है किसकी, फ्लोरल पार्ट्स की, यानी इनके बारे में अलग अलग जानकारी आपको दी जाएगी। बाय बच्चों।